नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन वायुमंडल और वायुमंडल का जो विभिन्न स्तर हैं उनके विषय में बात करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाया है। अन्यथा पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होता। सामान्य रूप में वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन, जिसमें वो 78 यानी 78% है, तथा ऑक्सीजन 21% 21% का मुख्य है। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन आदि भारी तथा हल्की गैसों द्वारा होता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन और नाइट्राइड 100 किलोमीटर और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तथा अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन आदि पाई जाती हैं। जलवायु की दृष्टि से जल वाष्प का सर्वाधिक महत्व होता है। भूतल पर जल भागों, मिट्टियों तथा वनस्पतियों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वाष्प पहुंचती है। वायु में इनकी मात्रा अधिक रूप में 5% रहती है। वाष्प की मात्रा तापमान पर आधारित होती है। उष्ण तर कटिबंध में जलवायु वायु में वाष्प का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9 तथा 70 डिग्री अक्षांश के आसपास 0.2% रहता है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल वाले भाग में समस्त वाष्प का 90% भाग रहता है। ऊपर जाने पर वाष्प की मात्रा घटती जाती है। यदि वायुमंडल के समस्त वाष्प का संघनन कर दिया जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ 1 इंच मोटी परत बन सकती है। वायुमंडल में वाष्प की यह न्यून मात्रा सर्वाधिक महत्व रखती है। वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन तथा वर्षण एवं उसके विभिन्न रूप, जिनमें बादल, तुषार, जलवृष्टि, हिम, ओस, ओला आदि का सृजन होता है। जल वाष्प सूरज की किरणों के लिए पारदर्शक होती है, जिस कारण वह बिना रुकावट के धरातल पर चली आती है, परंतु पृथ्वी से विकिरण शक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम पारदर्शी होने के कारण पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होती है। गैस तथा वाष्प के अलावा वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। इनमें धूल कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी स्थिति के कारण वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटित रहती हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं कणों के द्वारा होता है, जिस कारण आकाश का नीला रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं गोधूलि के रंग संभव हो पाते हैं। नमक तथा धुएं के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक हुआ करते हैं, जिसके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल आदि इन्हीं का प्रतिफल है। अब
वायुमंडल का स्तरीकरण। वर्तमान समय में वायुमंडल की जानकारी प्राप्त करने के लिए रॉकेट यान, रडार, स्पुतनिक आदि नवीन उपकरणों की सहायता ली जाती है। इस आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। तापक्रम तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल आदि ऊर्ध्वाकार विभाजन किए जाते हैं। सबसे पहले परिवर्तन मंडल। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापक्रम कम होता जाता है। परिवर्तन मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है। विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर से ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से रहता है। इसी के अंतर्गत भारी गैसें, जलवाष्प तथा धूली कणों का अधिकतम भाग रहता है। इस भाग के गर्म और शीतल होने के कारण विकिरण संचालन संवहन द्वारा होता है। संवहनी तरंगों द्वारा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को क्रम से संवहनी मंडल तथा विक्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान, मेघ गर्जना, विद्युत प्रकाश आदि सभी इसी भाग में घटित होती है। परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपाज कहते हैं। इस भाग में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में यह मंडल परिवर्तन तथा समताप मंडलों का विभाजक होता है। विषुवत रेखा पर ट्रोपोपास की ऊंचाई अधिकतम 17 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 9 से 10 किलोमीटर होती है। सागर तल से ट्रोपोपास की ऊंचाई में मौसम के साथ अंतर होता है। जुलाई तथा जनवरी में भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपास की ऊंचाई 17 किलोमीटर रहती है तथा इसकी ऊपरी सीमा का वायुमंडलीय तापमान 70 डिग्री सेल्सियस -70 डिग्री सेल्सियस रहता है। पैंतालीस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई में इसकी ऊपरी सीमा 15 किलोमीटर, तापमान 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई में उसकी ऊपरी सीमा 15 किलोमीटर, तापक्रम -60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जनवरी में 12.5 किलोमीटर, तापमान -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी ध्रुव पर जुलाई में यह सीमा 10 किलोमीटर, तापक्रम 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस एवं जनवरी में 9 किलोमीटर, तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ट्रोपोपास पर तापमान भूमध्य रेखा पर अत्यधिक कम -70 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक भूमध्य रेखा से अधिक यानी होता है। चूंकि परिवर्तन मंडल में सामान्य
ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर समान होती है। अतः भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपास की 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का कम हो जाना स्वाभाविक है, जबकि ध्रुव पर ट्रोपोपास की स्थिति 9 से 10 किलोमीटर होने पर भूमध्य रेखी ट्रोपोपास की अपेक्षा अधिक तापमान होता है। समताप मंडल। समताप मंडल परिवर्तन मंडल के ऊपर का भाग होता है, जिसकी ऊपरी सीमा के विषय में मतैक्य नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई मध्य अक्षांशों पर 25 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि कुछ लोग इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताते हैं। समताप मंडल में तापमान की स्थिरता तथा परिवर्तन के विषय में भी पर्याप्त मतांतर हैं। क्रिचफील्ड के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा मध्य अक्षांशों पर 25 किलोमीटर तक होती है तथा ट्रोपोपास से इस सीमा तक ऊंचाई के साथ तापमान प्राय समान रहता है, अर्थात या तो परिवर्तन होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम। स्ट्रालर के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है तथा ट्रोपोपास के ऊपर तापमान में शैन वृद्धि होती जाती है तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस सीमा को स्ट्रेटोपास कहते हैं। इसकी ऊंचाई में मौसम के अनुसार अंतर आता है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है, परंतु क्षीण क्षैतिज हवाएं चलती रहती हैं। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम टिजरेंस डी बॉट ने 1902 में की थी। ओजोन मंडल। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर या 9 मील से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। 80 से 100 किलोमीटर के बीच सौरिक पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणु में बिलगाव यानी ब्रेकअप होता है और ये ऑक्सीजन इससे अलग हो जाती है। इस तरह से किए गए एटम O2 जिसमें O+O, इस तरह किए गए एटम O+O अलग अलग रूप में ऑक्सीजन के अणु से मिलकर ओजोन का निर्माण करती हैं। O2+O प्लस M इजिकल टू O3+M। M तीसरे एटम या अणु तथा ऑक्सीजन के 2 एटम के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा का मोमेंटम संतुलन को इंगित करता है। स्मरण है कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल में घनत्व इतना कम होता है कि इस तरह के 3 अणु टकराव संभव नहीं है। तथा 35 किलोमीटर के नीचे भी यह क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि इस ऊंचाई के ऊपर ही पराबैंगनी किरणों का अवशोषण हो जाता है। अतः 30 से 60 किलोमीटर के मध्य ही O तथा O2 का टकराव अधिक होता है। ज्ञात रहे कि ओजोन गैस स्वयं में अस्थिर होती है, इसका विनाश भी हो सकता है। यदि इस ओजोन का मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से टकराव हो तो ऑक्सीजन पुनः निर्मित तथा मुक्त हो जाती है। O3+O इजिकल टू O2+O2। या जब ओजोन पर विकिरण का प्रभाव होता है, इस ऑक्सीजन का ओजोन तथा ओजोन का ऑक्सीजन के रूप में रूपांतरण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। स्पष्ट है कि इस तरह की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन के ओजोन तथा ओजोन के पुनः ऑक्सीजन में रूपांतरण की क्रिया द्वारा उसमें संतुलन 40 किलोमीटर से ऊपर होता है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य होता है। ओजोन में वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक रक्षा आवरण का कार्य करती है।
इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें परिवर्तन मंडल तथा पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती हैं। यदि किरणें धरातल पर पहुंच जाती तो तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि किसी भी प्रकार का जीव भूतल पर, वायुमंडल के निचले भाग, धरातल तथा उसके नीचे एवं सागर में संभव नहीं हो पाता। अब मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्यमंडल कहलाता है, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ साथ ह्रास होता है। वास्तव में स्ट्रेटोपास 50 किलोमीटर पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है तथा ऊपर जाने में इसमें ह्रास होता जाता है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस या -120 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। इसके बाद है तापमंडल। मेसोपास 80 किलोमीटर के ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग अनिश्चित ऊंचाई तक वायुमंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तीव्र गति से तापमान बढ़ता जाता है। अनुमानतः इसकी ऊपरी सीमा पर ऊंचाई अनिश्चित तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ज्ञातव्य है कि इस उच्च तापमान की पृथ्वी तल पर थर्मामीटर द्वारा अंकित तापमान से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैस इतनी विरल हो जाती है कि सामान्य थर्मामीटर इस क्षेत्र के तापमान का अंकन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इतने उच्च तापमान के होते हुए भी यदि इस भाग में हाथ फैलाया जाए तो गर्मी नहीं महसूस हो पाती, क्योंकि विरल गैस बहुत कम ही ऊष्मा को रख पाती हैं। तापमंडल के सबसे निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल भाग को आयन मंडल कहते हैं। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है। आयन मंडल में पुनः 3 उपमंडल होते हैं। सबसे निचला भाग डी तह ऊंचाई 60 से 96 किलोमीटर कहते हैं। उसके ऊपरी ई तह का विस्तार 96 से 144 किलोमीटर तक मिलता है। रेडियो की मध्य तरंगे यहां से परावर्तित हो जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग एफ तह कहते हैं, जिसका विस्तार 144 से 360 किलोमीटर तक होता है। इस तह से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। यदि आयन मंडल की स्थिति न होती तो रेडियो तरंगे भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। इसी मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग होता है। आयतन मंडल वायुमंडल का यह सबसे ऊपरी भाग है, जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर फैला है तथा इस मंडल के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। वायुमंडल का रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 मंडलों में विभक्त किया जाता है, सममंडल तथा विषम मंडल। पहला है सममंडल। सममंडल की रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन, जो कि 20 से 21% तथा नाइट्रोजन 78 से हुई है। शेष भाग की रचना आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है।
तापक्रम के आधार पर सममंडल में 3 उपमंडल पाए जाते हैं। पहला है परिवर्तन मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है मध्य मंडल। स्मरणीय है कि रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी भागों को सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है विषम मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें गैसों के विभिन्न 4 परतें पाई जाती हैं। आणविक नाइट्रोजन परत, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु N2 पाए जाते हैं तथा इसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक है। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत। इसमें ऑक्सीजन अणु O पाए जाते हैं तथा ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर है। तीसरा हीलियम परत। इसमें हीलियम अणु He पाए जाते हैं तथा विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। चौथा आणविक हाइड्रोजन परत। इसमें हाइड्रोजन अणु जो कि H मिलते हैं तथा इसकी ऊपरी सीमा की निश्चित ऊंचाई नहीं बताई जा सकती, परंतु सामान्य तौर पर इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आप ये सारी चीज़ें चित्र के माध्यम से स्क्रीन पर भी देख रहे हैं।